अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने म्यूचुअल फंड्स की बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आज हम बात करेंगे कि नेट एसेट वैल्यू बेसिकली क्या होता है। इट इज़ द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड एट अ गिवन टाइम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ख़रीदना होता है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर्स को ख़रीदते हैं, ठीक है, तो इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। ठीक है, उस यूनिट को हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू निकाला कैसे जाता है? नेट एसेट वैल्यू निकाला जाता है आपके जो भी फंड के एसेट्स हो गए, ठीक है, उसमें से निकाल दिया जाता है आपकी लाइबिलिटीज़ और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा आपके टोटल शेयर्स जो आपके आउटस्टैंडिंग हो गए। ठीक है, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है वो आपके टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपके इन्वेस्टर्स ने होल्ड किए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, एसेट्स का मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एसेट्स का मतलब वो होता है वो चीज़ें जो आप लोग ओन करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास कुछ भी हो सकता है जो आप ओन करते हैं, चाहे आपका फर्नीचर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया जो आप ओन करते हैं। और लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी और को ओ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी से पैसे लिए हुए हैं, किसी से कोई कर्ज लिया हुआ है, किसी से आपने उधार पे किसी से कोई प्रोडक्ट ली है जो जिसके आपको पैसे वापस करने, कुछ भी हो, ये वो चीज़ होती है कि आपने किसी और को पेमेंट करनी है या कुछ देना है, जिसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एसेट क्लियर हो गया और लाइबिलिटी क्लियर हो गया। फंड के एसेट्स से मुराद आपकी ये हो गई जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। भाई जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी कोई कमोडिटीज़ हो सकती है, रियल एस्टेट का कुछ हो सकता है, किसी भी जगह पे आपका ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। प्लस इसके अंदर आपके कैश और रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिसीवेबल का मतलब ये होता है वो पैसा जो आपको मिलने वाला है, आपने किसी और को दिया हुआ है, आपको आगे जाके मिल जाएगा। ठीक है, और कैश आपका यहाँ पे फ्री कैश हो गया। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ इसमें क्या हो गए, आपकी फ़ीस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, कोई आपने डेप्ट लिया हुआ है किसी से, तो ये सब आपकी उसमें आ जाता है, लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके से निकलता है। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे एसेट्स में अगर हम बात करें, ठीक है, एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो समझें कि 50 मिलियन के हमारे पास स्टॉक्स हो गए। ठीक है, अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो हमारे पास चलें 20 मिलियन के बॉन्ड्स कर देते हैं। हम कैश और रिसीवेबल्स जो हैं हमारे पास वो 2 मिलियन के कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? 72 मिलियन के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, लाइबिलिटीज़ में ये है कि हमने किसी से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, लोन पे इसको ख़रीदने के लिए कुछ पैसा हमने लिया हुआ है, तो लाइबिलिटीज़ हम कर लेते हैं कि कोई भी लाइबिलिटीज़ है, बस 6 मिलियन की फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नेट एसेट क्या हो जाएगा? नेट एसेट जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 72 माइनस 6, ये हमारे पास हो गया 66 मिलियन। और हमारे पास टोटल जो हमने इशू किए हुए हैं यूनिट्स वो कितने हैं? फॉर एग्जांपल 10 मिलियन, आसानी के लिए 10 ले लेते हैं कि टोटल हमने जो यूनिट्स इशू किए हुए हैं वो 10 मिलियन है जो लोगों ने लिए हुए हैं। तो इसका 66 मिलियन नेट एसेट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? 66 मिलियन यहाँ से और ये 10 मिलियन यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक यूनिट 6.6 का। ठीक है, 6.6 रुपये का हमारे पास एक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उस फंड का, उस फंड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके यूनिट्स खरीदने होंगे और एक यूनिट उसका 6.6 रुपीज़ का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया था, ये वाला आपका फॉर्मूला, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी आपके फंड के एसेट्स हो गए, इसमें आपके सारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और आपकी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, जो आपका ओन करता है वो फंड, लाइबिलिटीज़ आपने जो पेमेंट करनी है उसको माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो टोटल आपने शेयर होल्डर्स को अपने यूनिट्स दिए हुए। ठीक है, अच्छा ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो है नेट एसेट वैल्यू जो है वो हर रोज़ की बिना पे आपका अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ईच आपका हर रोज़ आपका जो भी पूरा मार्केट जब आपकी क्लोज़ होती है तो उसके बाद ये आपका रिकनसाइल होता है। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो सकता है। अब चेंज से मुराद ये है कि जैसे 6.6 रुपीज़ है, तो अगर कल को ये 6.7 रुपीज़ हो गया तो इसका मतलब आपको कैपिटल गेन मिला है। ठीक है,
यानी कि आपके यूनिट की वैल्यू बढ़ी, और हो सकता है 6.5 भी हो सकता है, यानी कि आपकी यूनिट की वैल्यू गिर गई है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है ये हमेशा यही वैल्यू रहे और आपको इस पे वो डिविडेंड देता हो, डिपेंड करता हो। उस सूरत में बेसिकली ये मनी मार्केट का होगा, ठीक है, जो आगे हम लोग टैब्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका कोई शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये का है तो वो बहुत महंगा है बनिस्बत उस शेयर के जो 1 रुपये का है, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं तो मैं इसके 1000 शेयर्स खरीद सकता हूँ इस कंपनी के, और इसके सिर्फ इस कंपनी का एक शेयर खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो यही कहते हैं कि ये काफ़ी महंगी है, जो कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपके 1000 रुपये ही रहेंगे, ठीक है, चाहे आप कोई 1000 रुपये वाला शेयर लो या आप 1 रुपये के 1000 शेयर लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 फंड है, ठीक है। एक नेट एसेट वैल्यू यानी कि जो यूनिट हमें मिल रहा है वो 1000 रुपये का मिल रहा है, और एक का यूनिट है वो 10 रुपये का मिल रहा है। कितना सस्ता हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अगर 1 लाख के हम यहाँ पे यूनिट्स लेंगे तो हमारे पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, ठीक है। 1000 × 100 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, 1 लाख के अगर हमें यहाँ पे लेने तो कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गए 10,000, 1 लाख जब इन्वेस्टमेंट की हो, यहाँ हमारे पास आ गए 100। अब अगर 10% की ग्रोथ होती है, समझे दोनों फंड्स में आपकी एग्जैक्ट सेम ग्रोथ होती है 10% की, 10% आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका जो 1000 रुपये का था, 1000 रुपये का 10% अगर हम बढ़ा दें तो ये आपका 1100 हो जाएगा। 1000 रुपये का 10% आपका क्या 100 रुपये होता है, जब 100 रुपये इसमें मिला देंगे तो ये 1100 का हो जाएगा। और 10 रुपये का आपका 10% 1 रुपये होता है, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 11 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। 1000 रुपये का था, 10% की ग्रोथ हुई तो 1100 का ही हो गया। ये 10 रुपये का था, 10% की ग्रोथ हुई तो ये 11 रुपये का हुआ, ठीक है। अब वही चीज़ हम करेंगे, कितने यूनिट्स थे दोनों के, इस केस में हमारे पास 100 यूनिट्स थे, तो एक यूनिट हमारे पास ये है, 100 यूनिट हमने खरीदे थे तो कितने की वैल्यू हो गई हमारी, 1,10,000 की हो गई। और इस केस में हमारा यूनिट कितने का हो गया, 11 रुपये का, और ख़रीदे हमने कितने थे, 10,000 खरीदे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास, 1,10,000। यहाँ पे मैं ज़ीरो भूल गया हूँ, ये 1,10,000 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वैल्यू सेम ही रह रही है। उसका रीज़न ये है कि देखें, आप चाहे 10 रुपये का यूनिट लें, चाहे आप 1000 रुपये का यूनिट लें, आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है, कि आपका कितना होगा, और आपको परसेंटेजेस के हिसाब से देखना होगा कि आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपका स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये टॉपिक आपका यहाँ पे इंक्लूड किया था ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आपने देख लिया कि यूनिट की प्राइस कितने की भी हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली टोटली आपका डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और आपको कितना अच्छा रिटर्न उस पर मिल सकता है, ठीक है। तो चलें यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में म्यूचुअल फंड्स के मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।